राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ रहे थे, जिसकी रचयिता जो हैं वो मृदुला गर्ग जी हैं। तो मृदुला गर्ग द्वारा रचित ये संस्मरण को अभी तक हम लोगों ने इसके 7 अंशों को पढ़ा था। आज हम लोग इसके 8वें भाग को यानी 8वें अंश को पढ़ेंगे। तो 8वें अंश को पढ़ने से पहले एक बार जो हम लोग कल पढ़े थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि खैर मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो प्रदादी की मन्नत की नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो यहाँ पे लेखिका उन बहनों के बारे में बात कर रही है जो लेखिका यानी लेखन कला से नहीं जुड़ पाई थी, उनके बारे में बात करी थी। उनकी ये 2 बहनें थीं, एक रेणु और दूसरी अचला। तो ये दोनों बहनें जो थी उनकी लेखिका नहीं बन पाई थी। अचला के बारे में वो बताती हैं कि अचला जो है वो बहुत ही सिंपल और साधारण विचारधारा की लड़की है। यहाँ तक कि जब स्कूल की गाड़ी उन्हें बस अड्डे तक छोड़ जाती है तो वो वहाँ से पैदल घर जाती है, लेकिन गाड़ी पर बैठकर नहीं जाती हैं। उनका ये मानना था कि इतनी दूर के लिए गाड़ी पर बैठना सामंतशाही यानी राजसी ठाट बाट को दर्शाता है। तो ये सारी बातें जो है उनके बारे में लेखिका ने बताया है। दूसरी बात है कि उसको बीए नहीं करना था, बीए की परीक्षा वो नहीं देना चाहती थी, और जब बीए की परीक्षा देने की बात आई तो वो कही कि मैं नहीं बीए नहीं करूँगी, बीए करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह घर के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, बहुत तर्क दिए, लेकिन वो नहीं मानी। फिर अंत में पिताजी ने वही हथकंडा अपनाया जैसे कि सबके माता पिता अपनाते हैं, कि उन्होंने अंत में यही कहा कि मैं चाहता हूं कि तुमको बीए करना है, मेरी मर्ज़ी है, तुमको बीए करना ही है। तो ऐसे जैसे तैसे उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली। तो ये कल हम लोग रेणु के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग चित्रा के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। अब ये इनकी तीसरी बहन है जिसका नाम जो है चित्रा है। तो वो कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, लेकिन उनको खुद से पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता था। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। मतलब जो उनके सहपाठी थे, जो उनके साथी थे, उनके नंबर उनसे ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब इस तरह चित्रा ने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब उसकी शादी की बात आई तो उन्होंने एक बार में ही लड़के को पसंद कर लिया और कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से शादी करूंगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। जब उन्होंने लड़के को पसंद कर लिया तो घर में सब आश्चर्य में पड़ गए कि इसने पसंद कर लिया, कुछ पूछा नहीं जाना नहीं। माँ बाप भी आश्चर्य में थे। जिस लड़के से शादी हो रही थी वो भी इस बात से वाकिफ़ नहीं था, तो वो भी परेशान हैरान था। लेकिन लेखिका बताती है अपनी बहन के बारे में, चित्रा के बारे में, कि जो उसने एक बार सोच लिया, मन में ठान लिया, वो वही करती थी। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो शादी के समय में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आई। तो बता रही हैं लेखिका कि उनकी बहन ने उस मुलाकात में ही लड़के को सब कुछ बता दिया था, तो इसलिए भी कुछ परेशानी या दिक्कत नहीं आई।
तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हथियार डालने का मतलब हुआ कि उनकी बात को वो मान लिया। लड़के ने चित्रा की बात को मान लिया, वो कुछ तर्क वितर्क नहीं किया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लिख पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। तो यहाँ वो अचला के बारे में बतला रही हैं कि अचला जो है उनकी सबसे छोटी बहन जो है, जैसे जैसे पिताजी कहते गए वैसे वैसे वो पढ़ती गई। शुरू में हम अचला के बारे में पढ़े थे कि अचला में को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिताजी के कथनानुसार, कहने के अनुसार जैसे जैसे पिताजी ने कहा वैसे वैसे वो पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले अर्थशास्त्र, फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से, फिर पत्रकारिता से यानी मास कम्युनिकेशन से। इस तरह वो जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और पिताजी ने जिस लड़के को पसंद किया उसी पसंद से शादी भी कर ली। आगे लिख पर नहीं चल पाई, मतलब वो जो उन्होंने सोचा था वो नहीं उस तरह कर पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, मतलब शादी के बाद घर बार परिवार में उतना मन उनका लगता नहीं था। तो बाद में वो भी हमारी तरह यानी मंजुला और लेखिका की तरह 30 वर्ष की उम्र पार करते ही उन्हें भी लिखने का रोग लग गया। मतलब वो भी लिखना चालू कर दिया उन्होंने भी, वो भी कहानी, कविताएं, उपन्यास, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। अब बतला रही हैं कि सारी बहनों में एक बात कॉमन थी। वो कॉमन बात क्या थी? एक बात सब में समान थी, लेकिन उनमें सबसे समान बात क्या थी कि उन्होंने तो शादी की, लेकिन परंपरागत जो रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाज से उन्होंने घर को नहीं चलाया, लेकिन कभी उन्होंने घर को तोड़ा भी नहीं। मतलब घर में किसी तरह का वाद विवाद भी उन्होंने कभी नहीं होने दिया। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जब औरतें कुछ काम नहीं करती है या जो परंपरा उस घर में चली आ रही उस परंपरा को नहीं मानती है, तो बहुत सी शादियां जो है वो टूट जाती है। लेकिन ऐसा लेखिका के किसी भी बहन के साथ नहीं हुआ। उन्होंने कभी घर तोड़ने का काम नहीं किया। इस चीज़ को वो लोग हमेशा बरकरार रखी, कायम रखी। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो या कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। तो वो बताती हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ, तलाक के कगार पे खड़ी रही, तलाक होना नहीं होना। तो इस तरह उन लोगों के मन में ये बात थी कि पति बदलने से, मर्द बदलने से ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रयोजन, मतलब जो चाहती हैं वो कार्य उनका होगा। तो जो जैसा है उसी के साथ वो अपना जीवन निर्वाह कर लेती थी और कहती थी कि घर में रहना है तो हम अपनी मर्ज़ी से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया और न ही और विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से, मतलब उनको ये विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, कोई मतलब उसका मतलब निकल कर नहीं आता, कोई अर्थ निकल कर नहीं आता है। तो हम जैसे चाहें अपने जीवन को जी सकते हैं। शादी के बाद, अब लेखिका बता रही हैं यहाँ पे कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर, बिहार में एक डालमिया नगर है, वहाँ पर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। तो बाद में शादी के बाद लेखिका जो है बिहार के एक छोटे से
कस्बे में, मैंने जिसका नाम है डालमिया नगर में रही, जहाँ पर मर्द औरतें चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, जब वो फिल्म देखने भी जाते थे तो अलग अलग बैठते थे, एक साथ नहीं बैठते थे। वहाँ की स्थिति ऐसी थी बिहार में, डालमिया नगर में, कि पति पत्नी जो है एक साथ नहीं रहते थे या एक साथ कोई काम नहीं करते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। तो लेखिका ने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है इतनी गंभीर है कि पति पत्नी भी एक दूसरे से इतना अलग रहते हैं। तो वो क्या की कि उनको अभिनय करने का, नाटक करने का बड़ा शौक़ था। तो वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे ये चीज़ करना शुरू कर दिया। यानी वहाँ पर उन्होंने क्या शुरुआत कर दी कि वहाँ के जो शादीशुदा औरतें हैं उनको पराए मर्दों के साथ, मतलब शादीशुदा औरतें जो अपने मर्द के साथ नहीं रहती थी, अपने पति के साथ एक साथ नहीं रहती थी, उनको पराए मर्दों यानी दूसरे मर्दों के साथ उनको नाटक करवाने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। इस तरह उनके प्रयास से वहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल हो गया। पति पत्नी एक साथ रहने लगे, एक औरत दूसरे के पति से भी बात कर सकती थी, नाटक अभिनय भी करती थी। इस तरह उनके प्रयास से वहाँ के सभी लोग जो है नाटक अभिनय करने लगे। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर 4 सालों में कई सारे नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब उन्होंने क्या किया कि जो वो लोग नाटक करते थे, जो अभिनय करते थे, तो उस नाटक और अभिनय से उन्हें आमदनी भी होती थी और उस आमदनी से जो पैसे आते थे उसे वो लोग अकाल राहत कोष के लिए, जहाँ पे अकाल पड़ता था वहाँ पे वो लोग उन पैसों को दान कर देते थे। तो ये बात लेखिका बिहार में जब आई थी उस समय की घटना की बात वो बतलाई। अब बिहार से वो कहाँ जाती है, तो वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे में। जब बिहार से यहाँ से जब वो दूसरे जगह गई तो अब दूसरे जगह कहाँ गई, कर्नाटक में। यानी जहाँ पे वो गई कर्नाटक में, वो बिहार के कस्बे से भी छोटा था, यानी डालमिया नगर से भी बहुत छोटी जगह थी। तो वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे में, मतलब डालमिया नगर से भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, मतलब उस समय लेखिका के 2 बच्चे भी हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो बिहार से निकलने के बाद फिर कर्नाटक गई। कर्नाटक पहुंचती है तो उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं जो पढ़ने की उम्र में, यानी उनकी उम्र जो है पढ़ने लिखने की लायक हो जाती है। लेकिन जब वो बागलकोट में जाती है, वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ पर किसी विद्यालय या स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए वो वहाँ पे प्रयास करती है। तो उनके प्रयासों को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि कर्नाटक में पहुंचकर उन्होंने किस तरह स्कूल की स्थापना करवाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।